अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वेब डेवलपमेंट के इस क्रैश कोर्स में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वेब डेवलपमेंट के क्रैश कोर्स में हम ज़ेन कोडिंग के बारे में सीखेंगे, जिसको एमिट कोडिंग भी कहा जाता है या सिंपली एमिट भी कहा जाता है। ये बेसिकली HTML और CSS के लिए इसको यूज़ किया जाता है, जिसमें आप सर्टेन फॉर्मेट में कोड को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एक लाइन में। मतलब आप एक लाइन लिखेंगे और उस एक लाइन को जब आप एक्सपेंड करेंगे तो वो आपका सर्टेन लेआउट जो आप अचीव करना चाह रहे हैं वो बन जाएगा। तो इससे आपकी जो कोडिंग जो राइट करने की स्पीड है, जो लेआउट्स क्रिएट करने की स्पीड है, वो इंक्रीज होगी। ये जो क्रैश कोर्स है ना सिर्फ फ्रंट एंड वेब डेवलपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि जो बैक एंड वेब डेवलपर्स हैं, जो PHP या किसी भी जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या किसी भी बैक एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ज़्यादा काम करते हैं, उनके लिए भी ये ज़ेन कोडिंग या एमिट कोडिंग को सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये मेरा क्रैश कोर्स भी ऑलमोस्ट 1 आवर प्लस का होगा, क्योंकि मैं इसमें आपको डिफरेंट टेक्निक्स सिखाऊंगा ज़ेन कोडिंग को यूज़ करने की या एमिट को यूज़ करने की। अगर इस क्रैश कोर्स के दौरान कहीं कहीं मैं ज़ेन या एमिट को रिप्लेस करूं तो इसका मतलब सेम ही होगा। आप इसको एमिट भी कह सकते हैं, EMMET, या फिर ज़ेन कोडिंग भी कह सकते हैं। सो इसके कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं इस क्रैश कोर्स में कवर करूंगा। अभी थोड़ी देर तक मैं वो सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर लिख दूंगा, फिर उनको स्टेप बाय स्टेप हम जो है वो आगे लेके चलेंगे और उनको समझेंगे कि वो जो टॉपिक्स हैं वो क्या हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं। तो ज़हन में रखिएगा कि ज़ेन कोडिंग या एमिट को सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोनों तरह के डेवलपर्स के लिए, फ्रंट एंड के लिए भी और बैक एंड डेवलपर के लिए। तो फुल स्टैक तो बेसिकली वही होता है जो दोनों काम कर सकता है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस क्रैश कोर्स को एंड तक ज़रूर देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की या इस तरह के वेब डेवलपमेंट के क्रैश कोर्सेज की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वेब डेवलपमेंट के क्रैश कोर्स को। इस क्रैश कोर्स के मतलब ज़ेन कोडिंग के या एमिट के 10 टॉपिक्स हैं जो हम इस क्रैश कोर्स में कवर करेंगे। इसके बाद हम HTML और CSS में भी देखेंगे किस तरीके से इनको यूज़ करते हैं। क्विकली पहले इसके जो 10 मेन टॉपिक्स हैं एमिट के उसको समझते हैं और उसके ज़रिए कुछ लेआउट्स को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो वो 10 कौन कौन से टॉपिक हैं, उनमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है चाइल्ड टॉपिक है। मैं इसको कमेंट में कर देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास है किस तरीके से हम चाइल्ड्स क्रिएट करते हैं, फिर कैसे हम सिबलिंग्स क्रिएट करते हैं, उसके बाद कैसे हम लेआउट को क्लाइंब अप करते हैं, मतलब स्टेप्स अप जाते हैं फिर डाउन आते हैं। उसके बाद हम देखेंगे ग्रुपिंग किस तरीके से एलिमेंट्स को की जाती है। साथ साथ हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन का क्या रोल है ज़ेन कोडिंग में। उसके बाद नेमिंग और नंबरिंग कैसे की जाती है इन ज़ेन कोडिंग यूजिंग स्पेशल कैरेक्टर्स। उसके बाद हम देखेंगे कि आईडी और जो क्लास है उन एट्रीब्यूट्स को कैसे हम यूज़ करते हैं ज़ेन कोडिंग के अंदर, ताकि हमें जो लेआउट क्रिएट हो उसमें वो प्रॉपर क्लास और आईडी भी ऐड हो। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि इसमें कस्टम एट्रीब्यूट्स को कैसे ऐड किया जाता है, जो कि नॉर्मली एट्रीब्यूट्स नहीं होते HTML एलिमेंट्स के, उनको किस तरीके से हम ऐड करते हैं। फिर हम देखेंगे किस तरीके से हम जहाँ पर हमने एडिंग्स वगैरह या टेक्स्ट वगैरह ऐड करना हो वो कैसे ऐड करेंगे। फिर हम लास्ट में कवर करेंगे इम्प्लिसिट टैग नेम्स क्या होते हैं और किस तरीके से हम उनको यूज़ करते हैं। ये बेसिकली हमारे 10 टॉपिक्स हैं जिनको हम इस क्रैश कोर्स में कवर करेंगे और उसके बाद ये देखेंगे कि HTML के अंदर हम किस तरीके से डिफरेंट एलिमेंट्स को एमिट के थ्रू आसानी के साथ क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चाइल्ड की। फर्स्ट हमारा टॉपिक है, नंबर 1 टॉपिक है चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब ये होता है कि इसके ज़रिए हम किसी भी एक कंटेनर के अंदर मल्टीपल चाइल्ड और उसके अंदर दूसरा उसका चाइल्ड कैसे ऐड करते हैं। तो चाइल्ड के लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं वो ग्रेटर देन का साइन होता है। ये साइन अक्सर आपने CSS में भी देखा होगा कि जब हम किसी स्पेसिफिक एलिमेंट के चाइल्ड को टारगेट करते हैं, किसी पहले चाइल्ड को टारगेट करते हैं, तो उसमें हम ये ग्रेटर देन साइन नॉर्मली यूज़ करते हैं। तो ये जो चाइल्ड है इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप लिखेंगे जो भी आपने टैग लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि मेरे पास एक हेडर है। उस हेडर के अंदर मैं एक सेक्शन लेना चाह रहा हूँ। उस सेक्शन के अंदर मैं एक आर्टिकल जो भी टैग है उसको ऐड करना चाह रहा हूँ और उस आर्टिकल के अंदर मैं एक H2 का टैग ऐड करना चाह रहा हूँ।
सो ये हमारा एक सिंपल सा कोड बनता है हेडर, हेडर के अंदर सेक्शन, सेक्शन के अंदर आर्टिकल और आर्टिकल के अंदर टू, जैसे H2। सो जैसे मैं टैब प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास ये एक लेआउट क्रिएट हो चुका है जो हमने एक लाइन के जरिए क्रिएट किया, सिंपल ये एक लाइन। आप इस एक लाइन को अपने पास इस तरीके से सेव भी कर सकते हैं और फिर सिंपली इसको आपने जहाँ पर यूज़ करना है कॉपी करें इसको और पेस्ट करके एक्सपैंड कर लें। सो लीजिए आपका जो पहला लेआउट है चाइल्ड लेआउट, जो कि ग्रेटर देन साइन को इस्तेमाल करते हुए हम क्रिएट करते हैं, वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर आप लिख देते हैं दिस इज अ फाइनल चाइल्ड, तो ये इसका फाइनल चाइल्ड है और ऑटोमेटिकली जो कर्सर है वो आपको फाइनल चाइल्ड के अंदर मिल जाएगा। सो ये है इसकी सिंपल डेफिनेशन चाइल्ड एलिमेंट की और ग्रेटर देन साइन को यूज़ करने की, और ये इसका सिंटैक्स होता है और इस तरीके से हम इसको लेआउट को क्रिएट करते हैं। ये लेआउट जो चाइल्ड लेआउट है, जो चाइल्ड सेक्शन है, ये उस वक्त हम यूज़ करते हैं जब किसी भी एलिमेंट के अंदर हमने दूसरा एलिमेंट क्रिएट करना हो, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इस ग्रेटर देन साइन को, जिसको चाइल्ड भी कहा जाता है। मतलब ये कंटेनर के चाइल्ड को क्रिएट करने में हमारी हेल्प करता है। सो चाइल्ड के बाद जो दूसरा हमारा टॉपिक है वो है सिबलिंग का। सो इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ अब इस कोड को, और इसको रहने देता हूँ जो हमने कमेंट लिखा है, और यहाँ पर अब हम लिखेंगे नंबर 2 पे हमारे पास सिबलिंग्स। अब सिबलिंग्स के लिए सिबलिंग्स क्या होते हैं? सिबलिंग्स जो होते हैं वो एक ही जो पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड्स होते हैं उनको आपस में जो इनका रिलेशनशिप होता है, जो भाई बहन का आपस में रिलेशनशिप होता है, उसको सिबलिंग्स कहा जाता है। तो एमिट के अंदर सिबलिंग्स क्रिएट करने के लिए हम प्लस का सिंबल यूज़ करते हैं। प्लस का सिंबल हमें ये बताता है कि ये जो हमारा रिलेशनशिप है इन दो एलिमेंट्स के दरमियान, ये सिबलिंग का है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसी एलिमेंट को लेते हैं, इसको मैं दोबारा यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, तो इसको यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो H2 है, आर्टिकल का H2 है, इसके साथ हमें एक P टैग भी मिल जाए। सो मैं इसको यहाँ पर ऐड करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ प्लस P। अब गौर कीजिएगा डिफरेंस क्या है यहाँ पर, इसमें सिंपली प्लस P हमने ऐड कर दिया। प्लस P का मतलब है कि अब आर्टिकल के अंदर दो एलिमेंट्स होंगे जो कि पैरेलल होंगे, जिनको सिबलिंग्स कहा जाएगा। एक H2 होगा और एक P टैग होगा। अब मैं जब इसको एक्सपेंड करूंगा तो आप देखेंगे दिस इज अ सिबलिंग टाइटल एंड दिस इज अ सिबलिंग पैराग्राफ। तो देखिए इस तरह का आर्टिकल अक्सर आपने वेबसाइट्स पर क्रिएट किया होगा। हेडर को जरा इग्नोर कीजिए, मैं बस एज एन एलिमेंट ले रहा हूँ उसको, तो या फिर मैं इसको ख़त्म ही कर देता हूँ। सेक्शन क्या लेते हैं, सिर्फ इस तरीके से भी कहते हैं। तो सेक्शन के अंदर हम आर्टिकल के अंदर H2 और P को हमने पैरेलल लिखा प्लस सिंबल की मदद से। सो जो प्लस सिंबल यूज होता है वो सिबलिंग्स के लिए यूज होता है। जितने भी आप सिबलिंग्स क्रिएट करना चाहें, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ और मैं इसके साथ एक बटन को भी ऐड करना चाह रहा हूँ आर्टिकल के साथ, रीड मोर का, तो यहाँ पर मैं इस तरीके से बटन भी लिख सकता हूँ। सो अगर अब मैं इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और इसको एक्सपेंड करता हूँ, तो आप देखेंगे H2 एलिमेंट, उसके साथ P एलिमेंट और उसके साथ साथ बटन भी हमारे पास आ चुका है। तो इस तरीके से हम जितने भी सिबलिंग क्रिएट करना चाहें, हम प्लस एलिमेंट को यूज करते हुए उनको क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इसको अब यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है क्लाइंब अप। क्लाइंब अप का मतलब होता है कि एक स्टेप या जितने भी स्टेप आप ऊपर जाना चाहें उसको किस तरीके से आप क्लाइंब अप जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर पहले सिंबल बता दूँ। इसके लिए जो सिंबल यूज़ करते हैं वो हम कैरेट साइन कहते हैं, या ये जो अपवर्ड एरो होता है इसको यूज़ करते हैं। सो क्लाइंब अप की मदद से हम एक स्टेप या दो स्टेप या तीन स्टेप ऊपर जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी एलिमेंट को अगर हम लेते हैं कि हम ये चाहते हैं कि एक स्टेप ऊपर जाकर एक और आर्टिकल ऐड करें और उसके अंदर एक और H2P प्लस बटन ऐड करें, तो मैं इसी कोड को दोबारा कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और इसके बाद हम यहाँ पर इसको ऊपर जाने के लिए एक दफ़ा कैरेट साइन लिखेंगे, तो ये प्लस साइन से ऊपर, मतलब जहाँ पर आपने ग्रेटर देन का साइन यूज़ किया है उससे ऊपर ये चला जाएगा। सो इसका मतलब है कि ये आर्टिकल लेवल पर दोबारा से आ जाएगा। उसके बाद आप लिखेंगे आर्टिकल अगेन, जो भी एलिमेंट लिखना है, फिर उसके अंदर आप दोबारा H2 प्लस P प्लस बटन लिखेंगे। सो इट मीन्स अब जो हमारा जो लेआउट क्रिएट होगा वो हेडर होगा, हेडर के अंदर सेक्शन होगा, सेक्शन के अंदर आर्टिकल, आर्टिकल के अंदर H2P और बटन सेम लेवल पर होंगे। फिर वो एक स्टेप क्लाइंब अप करेगा और आर्टिकल दोबारा क्रिएट करेगा और उसके अंदर H2P और बटन दोबारा से ऐड हो जाएंगे।
मैं इसको सेव कॉपी करता हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ और एक्सपेंड करता हूँ। सो जैसे मैंने एक्सपेंड किया, आपने देखा कि आर्टिकल हमेशा अब हमारे पास दो आर्टिकल्स आ चुके हैं, एक ये आर्टिकल है और एक दूसरा ये वाला आर्टिकल है। तो सिंपली ये जो एरो सिंबल होता है, इसको अप जाने के लिए हम इस सिंबल को यूज करते हैं। मतलब अभी हम इसके अंदर जा रहे हैं, ये चाइल्ड पे आ रहे हैं हम, तो हमने इस चाइल्ड से ऊपर वापस इसके पेरेंट के पास जाना है। अगर हमने 2 लेवल ऊपर जाना हो, सपोज हमने एक और सेक्शन क्रिएट करना है, सो हम यहाँ पर 2 एरो लगाएंगे, फिर हम यहाँ पर सेक्शन लिखेंगे और सेक्शन के अंदर दोबारा से आर्टिकल और H2। तो ये जो लेआउट है ये अब थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा। अब हमारे पास ये 2 स्टेप ऊपर गया, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ, दोबारा इसको एक्सपेंड करता हूँ। सो अब आपने देखा कि सेक्शन क्रिएट हुआ, फिर उसके अंदर आर्टिकल H2 P और बटन आए, फिर उसने 2 स्टेप ऊपर गया आर्टिकल की तरफ, आर्टिकल से ऊपर सेक्शन की तरफ, और एक और सेक्शन उसने यहाँ पर क्रिएट कर दिया विद सेम लेआउट। सो इस तरीके से ये हम एक्सपेंड कर सकते हैं और क्लाइंब अप हो सकते हैं। अगर किसी भी एलिमेंट को क्लाइंब अप करना चाहें, जहन में रखने वाली जो चीज़ है वो ये है कि ये जितने आपने एरो डाउन, ये राइट हैंड जो ग्रेटर देन का सिंबल जितने भी लगाए हैं, उतने ही अप ये जाएगा जिस तरीके से आप ये यूज़ करेंगे। सो वन टाइम यूज़ करने का मतलब है जो प्रीवियस जो लास्ट एक्सेसिबल ग्रेटर देन सिंबल है उसको एक दफ़ा, फिर उससे बैक साइड पर एक दफ़ा, फिर उससे एक दफ़ा बैक साइड। सो जितनी दफ़ा भी आप ऐड करना चाहें आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये सिंपल है हमारे पास क्लाइंब अप करना इन एमिट। तो होपफुली इसकी आपको समझ लगी होगी। तो मैं इसको कमेंट को रहने देता हूँ और इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ कोड को। सो समटाइम हमारे लिए ये जो चीज़ है क्लाइंब अप की, इसको ट्रैक करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए हमारे पास एक और में जो एमिट है वो प्रोवाइड करता है कोड, जिसको कहा जाता है ग्रुपिंग। हम इसमें एलिमेंट्स को ग्रुप कर देते हैं। सो ग्रुपिंग के लिए हम ब्रैकेट्स को यूज़ करते हैं इसके अंदर। सिंपली अगर मैं इस कोड को दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ एक दफ़ा और इसको मैं नीचे यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इसकी ग्रुपिंग करना चाह रहा हूँ, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ग्रुपिंग में यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर ये एक सेक्शन आ जाए और ये सेक्शन यहाँ पर क्लोज हो जाए, और उसके बाद फिर हमें दूसरा सिंबल जो प्लस वाला, इसको कॉन्केटिनेट करने के लिए प्लस वाला सिंबल यूज़ करना है, फिर इसकी ग्रुपिंग कर देनी है। सो अब इस तरीके से हम एक सिंबल प्लस सिबलिंग क्रिएट करके मल्टीपल एलिमेंट्स को ग्रुप कर सकते हैं। तो ये ग्रुपिंग करने का मतलब ये होता है कि एक ही, जैसे आप चाहे तो इसके अंदर आप कैरेट साइन यूज़ करें जब इस तरीके से, तो ये इससे एक स्टेप ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर हमारे पास आर्टिकल आ जाएगा, H2 आ जाएगा और फिर इस पे P प्लस बटन इस तरीके से आ जाएगा। और इसी तरीके से हम इसमें भी यही काम कर सकते हैं। तो ये हमने क्या किया, ग्रुपिंग और क्लाइंब अप और उसके साथ साथ सिबलिंग और चाइल्ड, इन चारों को हमने कंबाइनली यूज़ करके एक और लेआउट क्रिएट करने की कोशिश की है। सो यहाँ पर आर्टिकल आ जाएगा, आर्टिकल के अंदर अगेन हमारे पास H2 प्लस P प्लस बटन आ जाएगा। सो अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो होगा क्या इसका, इससे होगा ये कि हेडर के अंदर हमारे पास एक सेक्शन क्रिएट होगा और उसके अंदर एक आर्टिकल क्रिएट होगा, और सॉरी 2 आर्टिकल क्रिएट होंगे और उसमें 2 H2 2 P 2 बटन होंगे, और फिर उसी के सिबलिंग में इसी तरीके से 2 सेक्शन, सॉरी एक सेक्शन और क्रिएट होगा और उसके अंदर 2 आर्टिकल क्रिएट होंगे। तो इसको एक्सपेंड करते हैं तो देखिए पहला सेक्शन, फिर उसके अंदर 2 आर्टिकल्स, एक आर्टिकल ये, दूसरा आर्टिकल ये, फिर अगेन सेक्शन और उसके अंदर ये आर्टिकल और उसके अंदर ये आर्टिकल। सो इस तरीके से हम जो है वो चाइल्ड, सिबलिंग, क्लाइंब अप प्लस ग्रुपिंग को एक जगह पर, एक ही जगह पर यूज करते हुए अपना एक सर्टन लेआउट जो है वो अचीव कर सकते हैं विद सिंगल टैब। सो ये जो है इसको सेव करना भी आसान है, आप कहीं पर भी सेव कर सकते हैं। अगर आपको ज़ेन कोडिंग की अच्छे से समझ आ गई है तो इसको कहीं पर भी सेव कर सकते हैं और एक ही दफ़ा लिख के आप इसको कहीं पर भी एक्सपेंड कर सकते हैं। इस तरीके से इट विल सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम। सो इसको मैं यहाँ से अब क्लोज कर देता हूँ। होपफुली आपको ग्रुपिंग की भी समझ लग गई होगी कि ग्रुपिंग में हम मल्टीपल एलिमेंट्स को एक ही जगह पर ग्रुप करके उसके अंदर जिस तरीके से भी क्लाइंबिंग अप करना चाहें, सिबलिंग क्रिएट करना चाहें, चाइल्ड क्रिएट करना चाहें, वो उस सर्टन ग्रुप के अंदर रहते हुए हम कर सकते हैं। सो ग्रुपिंग के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है नंबर 5, वो है मल्टीप्लिकेशन। तो इसके लिए सिंपली हम जिस तरीके से नॉर्मल अरिथमेटिक करने के लिए स्टैटिक सिंबल यूज करते हैं, तो ज़ेन या एमिट के अंदर भी हम स्टैटिक को ही यूज करते हैं। अब इसका काम क्या है, इसका काम यह है कि आप किसी भी अगर एलिमेंट को सर्टेन टाइम्स के लिए रिपीट करना चाह रहे हैं स्क्रीन पर, कि जब आप
टैब प्रेस करें तो उतनी दफ़ा वो एलिमेंट रिपीट हो, तो उसके लिए हम फिर मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ p इंटू 5। सो p मल्टीप्लाई बाय 5 का मतलब है कि p को 5 दफ़ा रिपीट करो। ये देखिए मैंने जैसे ही टैब प्रेस किया 5p हमारे पास आ गए। इसी तरीके से अगर मैं a मल्टीप्लाई बाय 5 करता हूँ तो हमारे पास 5a जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं। सो मल्टीप्लिकेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपके लिए क्विकली क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है किसी भी एलिमेंट को। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूएल है, इसके अंदर हमें एल आई चाहिए और हमें 5 एल आई चाहिए और हर एल आई के अंदर आगे हमें एक एंकर टैग चाहिए। सो ये इस तरीके से हमने कहा कि एक यूएल क्रिएट करो, उसके अंदर एक एल आई क्रिएट करो, रिपीट करो उसको 5 दफ़ा और हर एल आई के अंदर एक एंकर टैग को ऐड कर दो। को टैब प्रेस किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूएल है फिर इसके अंदर एल आई है और फिर हर एल आई के अंदर एक ए टैग है विद इट्स करस्पॉन्डिंग एचरेफ। सो मल्टीप्लिकेशन का सिंपली मतलब ये होता है कि आप किसी भी आर्टिकल को कितनी दफ़ा रिपीट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी प्रीवियस एग्जांपल यही वाली एग्जांपल देते हैं तो मैं सिर्फ इतने सेक्शन को लेता हूँ इसको और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, देखिए, और उसको मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बाय 5। तो अब मैंने कहा कि ये पूरा जो सेक्शन है इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर दूँ, तो मैं इसको टैब प्रेस करूँगा तो आप देखें हमारे पास 5 दफ़ा सेक्शंस क्रिएट हो गए। एक ये सेक्शन है, एक दूसरा ये सेक्शन है, तीसरा ये सेक्शन है, चौथा ये सेक्शन है और 5वां सेक्शन ये है। तो इस तरीके से हमने मल्टीपल जो सेक्शंस है वो आसानी के साथ क्रिएट कर ली बाय सिंपली प्रोवाइडिंग अ मल्टीप्लाई सिंबल एंड द नंबर ऑफ टाइम आप जितनी दफ़ा उसको रिपीट करना चाह रहे हैं, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 1 दफ़ा तो खैर वो खुद होगा। उसके बाद आप 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 से, 4 से, 5 से, 6 जितने नंबर से भी आप मल्टीप्लाई करना चाहें उसको मल्टीप्लाई करके उतने ही एलिमेंट्स स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ पर ले आता हूँ मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ पर लिख देता हूँ। सो अब ये जो है सिर्फ इस बटन को 5 दफ़ा रिपीट करेगा, ध्यान में रखिएगा इस बटन को 5 दफ़ा रिपीट करेगा, तो इसलिए समटाइम ग्रुपिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल मैं अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ इसको ले आता हूँ, सो दिस मीन्स कि वो H2 प्लस P प्लस बटन को 5 दफ़ा रिपीट करे। सो इसको फर्दर मैं अगर इसको इधर ले आता हूँ इस तरीके से तो उसको वो मल्टीपल 5 टाइम करेगा। तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ से इसको रिमूव कर दूँ, हमें कैप साइन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं इसको आर्टिकल को 5 दफ़ा रिपीट करना चाह रहा हूँ। तो इस तरीके से मैं सेक्शन के अंदर आर्टिकल और आर्टिकल प्लस के अंदर H2 प्लस P प्लस बटन को 5 दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ। फिर हमें यहाँ पर आउटर साइड पर इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। अब ये इन 5 एलिमेंट्स को इनको 5 दफ़ा रिपीट करेगा, सिर्फ एक हेडर क्रिएट करेगा, एक सेक्शन क्रिएट करेगा और उसके अंदर 5 दफ़ा एलिमेंट्स क्रिएट करेगा आर्टिकल वाले। ये देखिए 5 आर्टिकल आ गए। सो इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन को यूज करके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को स्क्रीन पर रेंडर कर सकते हैं आसानी के साथ। सो मल्टीप्लिकेशन के बाद नेक्स्ट है हमारे पास नेमिंग और नंबरिंग का। ये हमारे पास कौन सा सेक्शन है, इसका 6 नंबर। सो है नेमिंग एंड नंबरिंग। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नेमिंग और नंबरिंग के लिए, नेमिंग या नेमिंग को नंबरिंग के लिए हम यूज करते हैं डॉलर सिंबल। ये यूज होता है नंबरिंग के लिए। बेसिकली नेमिंग के लिए आप सिंपल नेम यूज करते हैं, कोई सा भी नेम देना चाहें आप उसको दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक क्लास क्रिएट करना चाह रहा हूँ किसी भी एलिमेंट के साथ तो मैं डॉट नोटेशन को यूज करूंगा, और अगर मैं कोई भी यूज करना चाह रहा हूँ आईडी तो मैं हैश सिंबल को यूज करूंगा उस एलिमेंट के साथ। इसकी एग्जांपल कुछ मैं इस तरीके से देता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूंगा div डॉट कंटेंट हैशटैग content1। तो ये मैंने क्या किया, मैंने इसको 2 नेम्स दिए, एक डॉट के साथ और एक हैश के साथ। इसका मतलब है कि ये जब div एक्सपेंड होगा तो इसके अंदर एक क्लास क्रिएट होगी, क्लास का एट्रीब्यूट क्रिएट होगा डॉट की वजह से, और उस क्लास को कंटेंट नाम जो है वो असाइन हो जाएगा। दूसरा मैंने हैश के साथ लिखा है content1। इसका मतलब है कि उसके अंदर एक और क्रिएट होगा आईडी के नाम से एट्रीब्यूट और उसके अंदर content1 लिखा हुआ नजर आ जाएगा। मैं इसको टैब प्रेस करता हूँ तो ये देखिए एक div क्रिएट हुई, उसके अंदर क्लास जिसके इसने इक्वल किया कंटेंट के, और दूसरा उसको आईडी क्रिएट की content1 की। अब यहाँ पर अगर मैं इसको 5 दफ़ा रिपीट करना चाह रहा हूँ, सपोज मैं यहाँ पर 3 दफ़ा लिख देता हूँ, 3 दफ़ा रिपीट करना चाह रहा हूँ, तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि क्लास तो चलो ठीक है कंटेंट आ रही है, लेकिन आईडी भी content1 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 आ रही है।
जो कि अगेंस्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस है। मतलब कभी भी किसी भी पेज पर कोई भी आईडी रिपीट नहीं होनी चाहिए, सिर्फ क्लास रिपीट हो सकती है, आईडी रिपीट नहीं हो सकती। ये मार्कअप लैंग्वेज में W3C का स्टैंडर्ड है। सो यहाँ पर होना चाहिए था कंटेंट 2 और यहाँ पर होना चाहिए था कंटेंट 3। अब इस चीज़ को कैसे टारगेट करते हैं इन एमिट को मैं अब आपको दिखाता हूँ। देखिए वापस आए, अब आपने करना क्या है कि सिंपली कंटेंट के आगे आपने डॉलर साइन लगा देना है। यहाँ पर आपने डॉलर सिंबल लगा देना है। ये सिंबल बेसिकली बताता है एमिट को कि यहाँ पर जितने भी टाइम वो एलिमेंट रिपीट होगा उतनी दफ़ा उसमें ऑटोमेटिकली 1 का इंक्रीमेंट होगा। नो डाउट आप इसमें इंक्रीमेंट को इंक्रीज भी कर सकते हैं, इसको मतलब आप जितनी दफ़ा इंक्रीज करना चाहें, जितनी दफ़ा मतलब 2 दफ़ा 2 टाइम इंक्रीज करना है, 1 3 5 करना है, 2 4 6 करना है, वो सब कर सकते हैं। लेकिन सिंपली नंबरिंग देने के लिए हमें यहाँ पर इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। मैं इसको टैब प्रेस करूँगा तो देखिए ऑटोमेटिकली अब कंटेंट 1 कंटेंट 2 कंटेंट 3 हमारे पास आ गया। अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपके पास ये 3 डिजिट्स वाले नंबर हों, मतलब अगर आप 100 है तो जाहिर बात है 001 002 से लेकर 100 तक आप ऐड कर रहे हैं या 999 तक ऐड कर रहे हैं, तो इसके लिए आप फिर उतने ही डॉलर साइन लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसको उसी तरीके से नंबरिंग देगा। सो जैसे सपोज मैं यहाँ पर अगर 20 ऐड करता हूँ तो देखिए 1 2 3 के बाद जो 0 यहाँ से ख़त्म हो गया तो ये 20 0 2 0 इस तरीके से ये ऑटोमेटिकली इसको नंबरिंग देगा। ये डॉलर साइन जो होता है ये नंबरिंग देने के लिए यूज़ होता है। अब इस पर हमारे पास एक और टेक्निक भी यूज़ होती है। सपोज मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 5 करता हूँ और मैं ये चाह रहा हूँ कि ये इसमें 1 2 3 4 5 की बजाय 5 4 3 2 1 आए, तो इसके लिए हम @ सिंबल यूज़ करते हैं। ये एक और सिंबल है इसके अंदर जो नेमिंग और नंबरिंग में @ सिंबल हम यूज़ करते हैं इसके लिए। और उसके बाद इसमें प्लस या माइनस का बाय डिफ़ॉल्ट तो प्लस होता है, तो उसके अगर हमने माइनस करना हो मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में तो यहाँ पर हम डैश सिंबल दे देते हैं। तो ये हमारे पास एक और नंबरिंग वाला ऑप्शन आ गया। तो डैश भी इसके अंदर हम यूज़ करते हैं। तो अब जब एलिमेंट्स क्रिएट होंगे तो वो कैसे क्रिएट होंगे, 5 4 3 2 1, मतलब अब नेगेटिव टाइप की तरफ शुरू हो गए। सो @ माइनस और ये लगाने से हमारे पास ये नेगेटिव की सूरत में हमारे पास डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। फिर अगर आप इसमें 2 का इंक्रीमेंट करना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ पर @2 करके मल्टीप्लाई बाय 5 कर सकता हूँ। तो इसका मतलब है 2 4 6। तो सपोज मैं यहाँ पर 10 एलिमेंट्स ऐड करता हूँ तो देखिए 2 से इसने स्टार्ट किया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो जिस नंबर से भी आप इसको स्टार्ट करना चाहें उसको उसी नंबर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसमें ऐसा जिसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 10 करें और साथ ही वो मतलब 2 4 6 8 10 इस तरीके से आना शुरू हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है इसमें इसके अंदर। सो जिस नंबर से भी आप स्टार्ट करना चाहें, 1 से स्टार्ट करना चाहें तो 1 लिख दें यहाँ पर, और इसको जब करेंगे तो ये 1 होगा जो बाय डिफ़ॉल्ट है। 0 से स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर 0 लिख दें और देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ये चला गया। सो इस तरीके से आप इसकी नंबरिंग भी कर सकते हैं। सो डॉलर साइन जो होता है वो इंक्रीमेंट के लिए है। मल्टीपल डॉलर साइन रखेंगे तो उतने ही पोस्ट फिक्सेस लगते जाएंगे जीरोस के और ऑटोमेटिकली वो इंक्रीज होंगे। फिर डॉट लगाकर आप क्लास ऐड कर सकते हैं, हैश लगाकर आप आईडी ऐड कर सकते हैं, जो कि हमारे आई थिंक ये लिखा हुआ है आगे नेक्स्ट सेक्शन में आईडी एंड क्लास एट्रीब्यूट्स। तो बेसिकली हमने 6 और 7 को इसी के अंदर कवर कर दिया। तो मैं यहाँ पर 6 एंड 7 लिख देता हूँ क्योंकि मैंने दोनों को कवर कर दिया इसके अंदर। आप यहाँ पर सिंपल लिखें div डॉट कंटेंट तो क्लास ऐड हो जाएगी, div हैश कंटेंट लिखेंगे तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली आईडी ऐड हो जाएगी। सो ये मैंने 6 और 7 को इसी के अंदर कवर कर दिया नेमिंग एंड नंबरिंग के अंदर ही। अब हमारे पास जो 8 नंबर टॉपिक है वो है कस्टम एट्रीब्यूट्स का। कस्टम एट्रीब्यूट्स ये है हमारे पास 8 नंबर। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 8 नंबर कस्टम एट्रीब्यूट्स। कस्टम एट्रीब्यूट्स के लिए जो सिंबल हम यूज़ करते हैं वो ब्रैकेट को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कस्टम एट्रीब्यूट्स ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो क्लास और आईडी के अलावा जितने भी हैं उनको कस्टम एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं एक डिव लगा रहा हूँ उसके अंदर मैंने टाइटल ऐड करना है, उसकी प्रॉपर्टी या पी टैग लगा रहा हूँ या h2 लगा रहा हूँ, उसके अंदर हमने टाइटल ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा टाइटल इज इक्वल टू जो भी हम लिखना चाहें हेलो। सो इसका मतलब है कि जब ये मैंने लिखा
तो ऑटोमेटिकली जब H2 एक्सपैंड होगा तो उसके अंदर टाइटल एट्रीब्यूट है जो ऐड हो जाएगा और उसके साथ हेलो उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो ये कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं लिख सकता हूँ डाटा डैश रो, और इस तरीके से ये डाटा डैश रो ऐड हो जाएगा जिसको हम जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज कर सकते हैं। तो इसलिए इसको कस्टम एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। सो कस्टम एट्रीब्यूट्स के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उस कस्टम एट्रीब्यूट को इक्वल टू सर्टेन वैल्यू जो भी हम देना चाहें वो हम दे सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने देखा हो टेबल के अंदर हम कस्टम एट्रीब्यूट्स ऐड करते हैं, जैसे अगर हमने यहाँ पर एक टेबल क्रिएट किया, उसके अंदर एक TR है, उस TR के अंदर एक TD है, और हम चाह रहे हैं कि TD जो है वो रो स्पैन हो, 2 कॉल स्पैन हो, 3 और उसके अंदर टाइटल ऐड हो, तो हम इस तरीके से उसको ऐड करेंगे और फिर टाइटल के अंदर जो भी दिस इज टाइटल ऐड कर लेंगे। सो इस तरीके से हम कस्टम एट्रीब्यूट्स जो कि अदर देन क्लास और आईडी है, क्योंकि क्लास के लिए हम डॉट यूज करते हैं और आईडी के लिए हैश सिंबल यूज करते हैं। उसके अलावा जितने भी कस्टम एट्रीब्यूट्स हमने ऐड करने हो उसके लिए हम यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स को। सो होपफुली इसका आपको समझ लगी होगी कि कस्टम एट्रीब्यूट्स किस तरीके से हम ऐड करते हैं एमिट के अंदर। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेक्स्ट का। टेक्स्ट का मतलब होता है कि आपने किसी भी जो टेक्स्ट एलिमेंट है उसके अंदर साथ में कुछ टेक्स्ट लिखना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। उसके लिए हमारे पास यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, पहले 9 नंबर टॉपिक है हमारा टेक्स्ट। सो टेक्स्ट के लिए हम जो यूज करते हैं वो है करली ब्रैकेट्स। इससे पहले स्क्वायर ब्रैकेट हमने कस्टम एट्रीब्यूट के लिए यूज किया था, तो टेक्स्ट के लिए हम कस्टम करली ब्रैकेट्स को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक आर्टिकल के अंदर एक H2 लिखता हूँ और कहता हूँ कि दिस इज अ टाइटल, फिर उसके अंदर मैं प्लस लगाता हूँ और फिर लिखता हूँ P, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ लोरम 20 या लोरम 10। ये बेसिकली ऑटोमेटिकली टेक्स्ट जनरेट करेगा। सो यहाँ पर मैंने ये लोरम लिख दिया। अब ये देखिए इस करली ब्रैकेट के अंदर ये हमने लिखा और इस करली ब्रैकेट के अंदर हमने ये लोरम एप्सन लिखे। जैसे मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो ऑटोमेटिकली H2 के अंदर टाइटल आ गया और P के अंदर वो लोरम एप्सन वाला टेक्स्ट आ गया। किसकी मदद से? करली ब्रैकेट की मदद से। अब इस करली ब्रैकेट की मदद से आप और भी बहुत से काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखना चाह रहा हूँ कि दिस इज अ टाइटल 1 और दिस इज अ टाइटल 2, दिस इज अ टाइटल 3, और इसको मैं मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इसको ग्रुप करूंगा, इस तरीके से ग्रुप करना जरूरी है। फिर इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 5 या 3 कह लेते हैं। मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा तो इट मीन्स वो कहेगा दिस इज अ टाइटल 1, दिस इज अ टाइटल 2, दिस इज अ टाइटल 3, और टेक्स्ट जो उसके अंदर कंटेंट जो है वो सेम रहेगा। टैब प्रेस किया तो देखिए उसने हमें दिस इज अ टाइटल 1, दिस इज अ टाइटल 2, दिस इज अ टाइटल 3 के नाम से 3 टाइटल्स दे दिए। टेक्स्ट उसके अंदर सेम रहा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते लोरम एप्सन के टेक्स्ट को। हाँ, उसके अंदर अगर आप खुद से कुछ ऐड करना चाहें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर डॉलर 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 लगा दें तो ये 3 दफ़ा आखिर में हर एक के साथ ये देखिए 001, 002, 003 लगाता रहेगा। सो इस तरीके से आप कोई भी एलिमेंट जो कि टेक्स्ट एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल एंकर टैग है, P टैग है, H2 टैग है, स्पैन टैग है, जितने भी टेक्स्ट रिलेटेड टैग्स हैं उनको हम जो है वो इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ A और A के अंदर मैं लिखता हूँ टेस्ट, तो इसका मतलब है कि A टैग होगा, href उसमें ऐड होगा और साथ ही साथ उसके अंदर A टेस्ट भी ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं लिखता हूँ बटन और बटन के अंदर लिखता हूँ क्लिक मी और एक्सपेंड करता हूँ तो बटन, बटन के अंदर क्लिक मी। सो इस तरीके से हम जो है वो करली ब्रैकेट को इस्तेमाल करते हुए टेक्स्ट लिख सकते हैं किसी भी टेक्स्ट बेस्ड एलिमेंट के अंदर। डायरेक्टली डिव आर्टिकल सेक्शंस के अंदर आप टेक्स्ट नहीं लिखते, बल्कि स्पैन टैग्स, H2 टैग्स, P टैग्स, स्मॉल टैग, इस तरह के जो टेक्स्ट बेस्ड टैग्स हैं उनके अंदर आप ये टेक्स्ट लिखने हैं। तो हम यहाँ पर टैग्स को यूज करने के लिए करली ब्रैकेट्स को इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है वो है इम्प्लिसिट टैग नेम्स। इम्प्लिसिट जो 10 नंबर टॉपिक है वो है इम्प्लिसिट टैग नेम्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है इम्प्लिसिट टैग नेम। इसमें आपने सिंपल जिस तरीके से हमने देखा था प्रीवियसली, यहाँ पर नेमिंग एंड नंबरिंग में हमें पता है डॉट जो है वो सिंबल यूज होता है क्लास के लिए और हैश जो है वो आईडी के लिए यूज होता है। सो अगर मैं सिंपली लिखता हूँ डॉट कंटेंट, तो आप देखेंगे कि इम्प्लिसिट टैग नेम की वजह से ये ऑटोमेटिकली डिव कंटेंट कर देगा। ये बाय डिफॉल्ट इसके अंदर मेंशन है कि अगर आप डॉट लिखते हैं कंटेंट या आप आईडी कंटेंट लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं बगैर मेंशन किए कि इसकी टाइप क्या है, तो ये इम्प्लिसिटली उसको ऑटोमेटिकली डिव में लेगा एज अ डिव। लेकिन इंटरेस्टिंगली अगर आप यहाँ पर यूएल लेते हैं और उसके अंदर कहते हैं कि डॉट
कंटेंट ऐड करो और मल्टीप्लाई करो 5 से, तो आप सरप्राइज होंगे कि ऑटोमेटिकली एमिट कोडिंग को समझ लग जाएगी कि यूआरएल के अंदर हमेशा हम एल को यूज करते हैं। सो ये ऑटोमेटिकली हमें एल क्लास जनरेट करके देगा। जो प्रीवियसली आपने देखा था कि जब हमने सिंपल डॉट कंटेंट लिखा था तो इसने हमें डिव क्लास रिटर्न की थी। इसी तरीके से अगर हम एम्फिसाइज करना चाहें किसी चीज़ पर और उसके अंदर हम डॉट कंटेंट ऐड करें तो ये ऑटोमेटिकली हमें स्पैन टैग ऐड करके देगा। ईएम जो है वो एम्फिसाइज क्लास है, उसको पता है कि अगर हम किसी चीज़ को एम्फिसाइज करना चाह रहे हैं तो वो हमेशा स्पैन टैग के अंदर करते हैं। ये इसके अंदर प्री डिफाइन है। इसी तरीके से अगर हमारे पास एक टेबल है और उसके अंदर हम डॉट रो उसके अंदर डॉट कॉल क्लास ऐड करना चाह रहे हैं, सो ऑटोमेटिकली जो एमिट है वो समझेगा कि टेबल के अंदर जो डॉट रो वाली है वो रो क्लास है और उसके अंदर जो डॉट कॉल है वो कॉलम की क्लास है। सो टीडी और टीआर उसको ऑटोमेटिकली साइन कर देगा। सो टेबल के अंदर देखिए टीआर उसकी क्लास रो और टीआर के अंदर क्लास टीडी और उसकी क्लास कॉल उसने ऑटोमेटिकली ऐड करके हमें दे दी। इसको कहा जाता है इम्प्लिसिट टैग नेम्स, यानी ऑटोमेटिकली जो आपका एमिट है वो गेस करता है कि इस सर्टेन एलिमेंट के लिए मुझे कौन सा इसका एलिमेंट ऐड करना है, चाइल्ड है या पैरेलल है, कौन सा एलिमेंट ऐड करना है, तो वो उसको वही क्लास असाइन कर देगा। तो इस चीज़ को कहा जाता है इम्प्लिसिट टैग नेम्स, जो कि खुद बहुत एमिट जो है वो डिसाइड करता है कि क्या टैग नेम मैंने इसको असाइन करना है। सो होपफुली आप अगर इस वक्त तक अब तक ये वीडियो देख चुके हैं 30 मिनट्स की, तो इट मीन्स आपको जो मैंने टॉपिक्स कवर किए हैं पिछले 10 टॉपिक्स वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो अब हम बात करते हैं HTML की। सो HTML के अंदर कोई भी आप एलिमेंट को जब आप लिखते हैं, जब आपके पास आपके स्मार्ट एडिटर में एमिट या जेन कोडिंग एनेबल होती है, कुछ एडिटर्स में शायद ये बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल नहीं होती, लाइक सबलाइम टेक्स्ट में आई थिंक अवेलेबल नहीं होती और नोटपैड प्लस प्लस में शायद अवेलेबल नहीं होती है बाय डिफ़ॉल्ट। उसके लिए उसकी एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी पड़ती है एमिट की, और एमिट HTML और एमिट CSS दोनों ऐड करनी पड़ती हैं। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि हम कोई भी एलिमेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं सिंपल उसको लिख के। जैसे मैं डिव लिख के टैब दबाता हूँ तो डिव को खुद उसने क्लोज कर दिया, पी लिखा उसको क्लोज कर दिया। इसी तरीके से हमारे पास जो एलिमेंट्स फॉर्म से रिलेटेड एलिमेंट्स होते हैं उनको भी हम कंप्लीट कर सकते हैं एमिट के थ्रू। सो मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ इनपुट और टैब दबाता हूँ तो देखिए इनपुट के साथ बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास टाइप उसकी टेक्स्ट आ गई, और आप इसको चेंज करना चाहें तो यहाँ पर आप इसको चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल नंबर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इनपुट के साथ कॉलन प्रेस करें तो यहाँ पर आपको स्मार्ट एडिटर ये बताएगा एमिट की एब्रीविएशन, इनपुट टाइप क्या रखनी है, BTN है, बटन है, C है, मतलब जो भी आप इसको रखना चाहें। चेक बॉक्स उसने ऑटोमेटिकली कर दी। सो C लिखें या चेक बॉक्स लिखें, कलर लिखें, आप कलर लिख के उसके बाद आप इसको फर्दर डॉट के साथ इसको क्लास दे सकते हैं, हैश के साथ इसको ID दे सकते हैं, और जब आप एक्सपेंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको वो ID और क्लास उसके साथ मिलेगी और उसकी टाइप भी वो ऑटोमेटिकली, चूँकि आपने इनपुट टाइप कॉलन लिखा है, इनपुट कॉलन लिखा है, उसके बाद आप जो भी उसकी टाइप देना चाहें, फाइल है, टेक्स्ट है, नंबर है, डेट है, डेट टाइम है, डेट टाइम लोकल है, जो भी है आप उसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं और आसानी के साथ उसको एक्सपेंड कर सकते हैं जितने भी HTML के एलिमेंट्स हैं। इवन कि अगर आप लिंक टैग हेड के अंदर ऐड करते हैं तो ये देखिए लिंक के साथ भी हमारे पास लिंक, आपने CSS ऐड करना है, फेव आइकन ऐड करना है, IM ऐड करना है, इंपोर्ट करना है, मैनिफेस्ट ऐड करना है जिसका शॉर्ट जो है वो MF है और इसका शॉर्ट IM है, फिर प्रिंट है, RSS है। सो ये आपकी RSS XML को रीड आउट करेगा जो भी आपने क्रिएट किया है। सो जितने भी आपके पास स्मार्ट एडिटर है वो ये आपको एब्रीविएशन देते हैं। इमेट की एब्रीविएशन बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर अवेलेबल होती है। जैसे लिंक टच किया तो ये उसने एप्पल टच आइकन को दे दिया, ये आप नॉर्मली हेड में ऐड करते हैं। सो आप इसका मतलब है कि HTML में जितने भी हमारे पास इनपुट एलिमेंट्स हैं या सिलेक्ट के एलिमेंट हैं, जैसे सिलेक्ट है, सो सिलेक्ट हमें ऐड करना है, सो सिलेक्ट के साथ हम उसके अंदर ऑप्शंस भी ऐड कर सकते हैं, ऑप्शन इंटू 5 कर सकते हैं इस तरीके से। सो देखिए उसने ऑटोमेटिकली जो ऑप्शन ऐड किए हैं तो इम्प्लिसिट जो हमारे पास टैग नेम है उसने ऑटोमेटिकली ऑप्शन के साथ उसकी वैल्यू को दे दिया। और फिर आप VS कोड के अंदर अगर देखें तो ये इस तरीके से एक लाइन सी आपको नजर आएगी, ब्लैक सा बॉक्स सा। तो इसका मतलब है अगर मैं इसको नेम देता हूँ नेम और टैब दबाता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये नेक्स्ट इनपुट वैल्यू में चला जाएगा। ID दे देता हूँ मैं इसको नेम 1, फिर टैब दबाया, इसकी वैल्यू क्या क्या देने हैं मैं यहाँ पर जैसे इमरान लिख देता हूँ और यहाँ पर भी इमरान लिख देता हूँ, कामरान लिख देता हूँ, कामरान। इसे टैब मैं प्रेस करता जाऊँगा
तो ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट उस ब्लॉक में आता जाएगा जो छोटा सा ब्लॉक आपको नज़र आ रहा है। तब तक जब तक मैं यह एस्केप नहीं प्रेस करता, ये हमें इसकी वैल्यूज़ को ऐड करने में हेल्प करता रहेगा। और ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। सिंपली आप टैब प्रेस कर रहे हैं और ये मूव कर रहे हैं नेक्स्ट पे, और ये उसको ऐड करता हुआ जा रहा है। जैसे ये लास्ट पे पहुंचा, आपने देखा वो बॉक्स जो था वो ख़त्म हो गया और हमारे पास ये सिलेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो इसको कहा जाता है HTML को किस तरीके से हम HTML के अंदर एब्रीविएशन या एमिट एब्रीविएशन को यूज़ कर सकते हैं। अगर एमिट एब्रीविएशन आपके टेक्स्ट एडिटर के अंदर एनेबल्ड नहीं है तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको, ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके लिए आप जो है वो उस पर्टिकुलर जो भी एडिटर आप यूज़ करें उसकी एक्सटेंशंस में या प्लगइन्स में देखें, डेफिनेटली आपको कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाएगा। या तो उसको एनेबल नहीं किया होगा या उसकी एक्सटेंशन को आपको एक्सटर्नली इंस्टॉल करना होगा। सो जिस तरीके से हम HTML के अंदर एलिमेंट्स को लिख सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं, वैसे ही हमारे पास CSS के अंदर भी ये ऑप्शन मौजूद है। अब इसके लिए रिकमेंडेड है कि आपके पास CSS की फाइल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम अगर हेड के अंदर स्टाइल टैग यूज़ कर लें तो उसके अंदर भी हम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ बॉडी के अंदर किसी एलिमेंट को पोजीशन एब्सोल्यूट देना चाहूँ तो मैं पोस्ट A करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से लिख रहा है, पोस्ट कॉलन A। लेकिन यही चीज़ अगर मैं CSS के अंदर, जैसे मैं P टैग को टारगेट कर रहा हूँ, यहाँ लिखता हूँ पोज A और इसको मैं पोज A। सो ये ऑटोमेटिकली आपने देखा कि इसने हमें बता दिया कि कौन सी इसके लिए आपने इसको एलिमेंट यूज़ करना है। आपने सिंपली एंटर प्रेस करना है और इसने पोजीशन एब्सोल्यूट सेट कर दी। इसी तरीके से आप लिखते हैं डिस्प्ले और उसके साथ डिस्प्ले के साथ आप उसके कह देते हैं ब्लॉक। सो आप उसको इस तरीके से डिस्प्ले ब्लॉक, इस तरीके से आप आसानी के साथ उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। सो ये काफ़ी सारे हमारे पास ऑप्शन हैं, जैसे मार्जिन MR आप इस तरीके से लिखते जाएं तो ऑटोमेटिकली वो आपको बताता जाएगा। इवन अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक भी किया है तो आपका जो स्मार्ट एडिटर है वो आपको बताता जाएगा कि यहाँ पर आपने क्या लिखना है। सो ये CSS के अंदर और HTML के अंदर ख़ास तौर पर इसको यूज़ किया जाता है। एमिट को CSS के अंदर इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन SAS और लेस जो CSS प्री प्रोसेसर्स हैं उनके अंदर इसको काफ़ी यूज़ किया जाता है। इसकी रीज़न ये है कि वो आपके कोड को फिर प्रोडक्टिविटी को फास्ट कर देते हैं। सो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं MDISP। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्ले की हमारे पास फ़ॉन्ट डिस्प्ले, टेक्स्ट डेकोरेशन स्किप, ये कुछ एट्रीब्यूट्स हमें दे रहा है। इसी तरीके से आप पोज लिख के कॉलम दबाते हैं और उसके बाद A प्रेस करते हैं और यहाँ पर पोज A तो पोजीशन एब्सोल्यूट दे दी। फिर डिस्प्ले आई थिंक डिस्प्ले की इसमें हमारे पास डिस्प्ले की मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है कि डिस्प्ले की कौन सी वाली प्रॉपर्टी शॉर्ट फॉर्म थी, DP थी या इस तरीके से, इसकी मुझे सही तरह याद नहीं है कि आप इस तरीके से लिखते हैं डिस्प्ले ब्लॉक और ये उसको जिस पोजीशन को करता है इस तरीके से ये उसको भी ऐड कर देता है। सो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। सो नॉर्मली CSS में हम इसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, लेकिन हम यूज़ करते हैं इसको HTML के अंदर और उसके अलावा हम इसको यूज़ करते हैं क्लासेस वगैरह ऐड करने में, और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इससे पहले वो हम यूज़ करते हैं। तो इसकी अगर जैसे T कॉलन हम लिखते हैं A तो देखिए टॉप ऑटो, फिर इसी तरीके से D, हाँ शायद D या B डिस्प्ले ब्लॉक, हाँ D कॉलन B। सो D कॉलन B, D कॉलन I, D कॉलन F, D कॉलन G। सो डिस्प्ले ग्रिड इस तरीके से ये हमें इसकी नोटेशन देता है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर एक चीट शीट को ऐड कर दूंगा, PDF फाइल को, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा अपने पास और उसके अंदर आप एक दफ़ा उसको देख के 2-3 दफ़ा आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें सारी समझ लग जाएंगी। बाकी आप देख सकते हैं कि जो चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली थी पहले 10 टॉपिक्स के बेसिकली एमिट कोडिंग कैसे आपके प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है, वो पहले 10 टॉपिक ही थे। बाकी आप इसको देख लीजिएगा उस चीट शीट को, जो मैं आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक ऐड कर दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वेब डेवलपमेंट का क्रैश कोर्स, जिसमें हमने ज़ेन कोडिंग या एमिट के बारे में सीखा और उसके जो 10 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, चाइल्ड, सिबलिंग, क्लाइंब अप, ग्रुपिंग, मल्टीप्लिकेशन, नेमिंग एंड नंबरिंग, आईडी एंड क्लास एट्रीब्यूट, कस्टम एट्रीब्यूट्स, टेक्स्ट, इम्प्लिसिट टैग नेम्स, उनको कवर किया। और उसके अलावा हमने ये भी देखा कि HTML के अंदर जो फॉर्म एलिमेंट्स हैं
उनको कैसे हम क्विकली इसी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए डिज़ाइन कर सकते हैं। और स्पेशली इसमें जो अच्छा टॉपिक है वो है इम्प्लिसिट टैग नेम्स, जो ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है कि इस पेरेंट के क्या चाइल्ड होने चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे ये क्रैश कोर्स वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड पसंद आया होगा और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे। और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर चुके होंगे। इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।